वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने सितंबर का देखा था, तो आज हम अक्टूबर देखने जा रहे हैं। अक्टूबर का क्रॉनिकल देखने जा रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है। माध्यमिक दे देगा, प्राथमिक दे देगा या उच्च शिक्षा। तो याद रखिएगा ये उच्च शिक्षा के लिए है। जितने भी ग्रेजुएट पास हैं उनको जोड़ा जाएगा इसके तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के कितने धरोहरों, ऐसे पूछा जाएगा कि हेरिटेज होटल का लुक प्रदेश के कितने धरोहरों को मिला है। तो याद रखिएगा 9 धरोहर हैं यूपी के, उनको हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। और वो याद रखिए, जैसे लखनऊ का छतर मंजिल है। ठीक है। उसके बाद कोठी गुलिस्ता ए इरम, उसके बाद कोठी दर्शन विलास, कोठी राशनुद्दौला ये हैं लखनऊ के। फिर मिर्ज़ापुर का चुनार का किला है, फिर झांसी का आपका बरुआ सागर किला है, फिर मथुरा का बरसाना जल महल है, और कानपुर का शुक्ला तालाब, और बिठूर का टिकैतरा है बारादरी। ठीक है, इतना याद रखना कि लखनऊ है आपका, फिर मिर्ज़ापुर है, फिर मथुरा है, फिर कानपुर के 2 हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं है, या फिर ये पूछ लो टोटल कितने, तो 9। इस तरीके से तो कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश ने कितने, मतलब दीदी कैफ़े क्या है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए दीदी कैफ़े है क्या। दीदी कैफ़े एक तरीके से उसमें ये रहेगा, जो मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी शहर में गरीब रहते हैं उनसे जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार देना। प्रथम इसमें होगा क्या कि इनके कैफ़े होंगे, ये कम दाम पे अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो कितने निगमों में स्टार्ट किया गया, 17 नगर निगमों में, क्योंकि शहरों में बात हो रही है ना, शहरी गरीब के लिए तो नगर निगम, तो टोटल 17 हैं। और ये किसकी तर्ज पर बन रहा है, वाराणसी में ये ऐसा चल रहा है, तो उसी की तर्ज पर सरकारी कार्यालयों में खोले जाने वाले दीदी कैफ़े, और ये सारे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, दीदी कैफ़े मिलेंगे। और खाद्य कीमत, सामग्री की कीमत यहाँ कम रहेगी। जैसे जो भी आप खाते हैं तब भोजन जो भी हो गया, तो वो इनके दीदी कैफ़े के नाम से वो सरकार खुलवा रही है। ठीक है, सरकार हेल्प करेगी एक तरीके से, जो गरीब शहरी गरीब सहायता समूह हैं उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये आपके लखनऊ में खोला जाएगा, कानपुर में भी खोला जाएगा, गाजियाबाद। यार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना रखिएगा कि ये 17 टोटल खोले जा रहे हैं, और ये है क्या वो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। तो ये याद रखिएगा यूपी का जो एंथम सॉन्ग है हाल ही में, या ऐसे ही पूछ ले हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा यूपी ने लॉन्च किया है, और नाम क्या है एक बार सुन लीजिएगा। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ठीक है, एक बार देख लेना क्या है, तो थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पे मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिए यूपी में जो अयोध्या मंदिर बन रहा है वहीं पे एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है यूपी ने। अपना ये यूपी का पोर्शन याद रखना। उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट ही टिक मारे हैं जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आरओ है, बहुत केवल फैक्चुअल ही रहता है। हाल ही में आपसे ये पूछा था देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र कहाँ खोला गया है। तो याद रखिएगा पटना में खोला गया है। इसका जो नाम है बापू परीक्षा परिसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये सब नहीं कि 16 से 20 हज़ार विद्यार्थी, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है वो पटना में खोला गया, और इसका नाम क्या है, बापू परीक्षा परिसर। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में अभी स्वतंत्रता दिवस जो आया था 15 अगस्त को, तो उसमें पटना में गांधी मैदान में आयोजित हुआ, तो उसमें 13 झांकियों का प्रदर्शन हुआ था। तो कृषि विभाग की जो झांकी थी उसको पहला स्थान मिला। ठीक है, तो याद रखिए कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला था स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किसी ने राइनो टास्क फोर्स गठित किया है। तो राइनो टास्क फोर्स गैंडों के संरक्षण के लिए आपका वाल्मीकि जो है टाइगर रिजर्व है बिहार में, गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के लिए बिहार ने ही राइनो टास्क फोर्स का गठन किया। तो याद रखना अगर राइनो टास्क फोर्स गैंडा संरक्षण के लिए, और किसने स्टार्ट किया है, बिहार ने। और बिहार में क्या बिहार की झांकी को पहला स्थान मिला, और बिहार में सबसे बड़ा बापू परिसर परीक्षा केंद्र, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट,
स्मार्ट सिटी मिशन में के क्रियान्वयन में कौन प्रथम रहा है? तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम कौन अच्छे से लॉन्च कर रहा है, कौन अच्छे से काम कर रहा है? तो एमपी में एमपी शीर्ष राज्य रहा है स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया है इस मैटर में। 10 लाख से अधिक में बात की जाए तो ये इंदौर पहले ही रहेगा, ठीक है। एमपी ने पहले 5 स्थानों में से 2 स्थान, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एमपी ने पहले 5 स्थानों में से 2 स्थान प्राप्त किए हैं। एमपी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का पुरस्कार, तो याद रखिएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एमपी सबसे अच्छा है, और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में एमपी का जो इंदौर है उसने पहला स्थान प्राप्त किया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंह सूचना ऐप क्या है? ऐसे ही पूछ ले, सिंह सूचना ऐप किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिए गुजरात में जो है उनके लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि सिंह उनके गतिविधियों को नोट किया जा सके, है ना, उनको शिकारियों से बचाया जा सके, है ना, कौन कहाँ है, अगर बीमार है तो उसका इलाज किया जा सके, उनकी लोकेशन को ट्रैक करके, ये सारी चीज़ें। तो गुजरात याद रखिएगा। पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है डिजी यात्रा शुरू करने वाला, ठीक है। हाल ही में गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसने डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा, मतलब पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। डिजी यात्रा का मतलब क्या, आप तो डिजी यात्रा का मतलब क्या है? हवाई यात्रा को आधुनिक तरीके से बनाने और उसे बेहतर बनाने के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है। मतलब डिजी यात्रा में होगा क्या? डिजी यात्रा पहल के तहत चेहरे की पहचान जो है, चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी पर आधारित है डिजी यात्रा, जो यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए, मतलब मात्र चेहरे को पहचाने और सारी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उनको फिर लाइन में लगने और इन सब की ज़रूरत नहीं है। जैसे फास्टैग होता है, दूर से गाड़ी को ले लिया, ऐसे ही करके। तो डिजी यात्रा पूर्वोत्तर का याद रखिएगा। पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा जो डिजी यात्रा शुरू करने वाला कौन बन गया है? गुवाहाटी का गोपीनाथ, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है ये, पेरूर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र, पेरूर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के चेन्नई के पेरूर में, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े विलवणीकरण संयंत्र का शुभारंभ किया। विलवणीकरण मतलब जो लवण है, विलवणीकरण का मतलब होता है संयंत्र का निर्माण। अभी इसमें समझ में आया, जल संकट को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण किया गया, मतलब जो लवणीकरण है उनको विलवणीकरण कर देना ताकि पानी स्वच्छ हो जाए। इसका लक्ष्य क्या है? एक समुद्री जल रिवर्स ऑस्मोसिस सुविधा प्राप्त करना है। इतनी सी बात है कि प्रतिदिन 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पानी उत्पन्न करने की क्षमता, मतलब जो लवण होते हैं, लवण को विलवणीकरण किया जाएगा और पानी पीने लायक बनाया जाएगा। तो बस ये कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ बना है? तो चेन्नई के पेरूर में, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केरल का नाम बदल के पता ही है, केरलम, पता ही होगा, इतने दिनों से पढ़ते हैं तो केरलम कर दिया गया है। फिर जीआई टैग मिला हुआ है कुछ को, तो वो याद रखिएगा। तमिलनाडु की जदेरी नामकट्टी और कन्याकुमारी की मैटी कला और चेदी बुट्टा साड़ी को भौगोलिक जीआई टैग, मतलब वही भौगोलिक संकेतक रेशो, मतलब वही भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग मिला है। क्या क्या? नामकट्टी, उसके बाद मैटी कला और चेदी बुट्टा साड़ी को, ठीक है, जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग में जो तमिलनाडु है वो देश में पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे यूपी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 58 है, और दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरा आपका कर्नाटका है। अब देख लो ये क्या है, जदेरी नामकट्टी। जदेरी जो नामकट्टी है एक उच्च सिलिकेट खनिज से बनी एक प्रकार की मिट्टी है, एक नामकट्टी, ठीक है। जदेरी नामकट्टी एक तरीके की मिट्टी है जिसमें सिलिकेट अधिक मात्रा में होता है, जो भगवान विष्णु की जब पूजा की जाती है उस दौरान तिलक लगाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। ये वहाँ एक छोटा सा गांव है जदेरी, ठीक है, जदेरी जो है वहाँ एक छोटा सा गांव है जिसका वहाँ पे ये कई वर्षों से नामकट्टी बनाया, मतलब ये मिट्टी बनाई जाती है, ठीक है, तो इसका तिलक लगाया जाता है। कन्याकुमारी मैटी कैला क्या है? इसे मुख्य रूप से कन्याकुमारी जिले के मतलब ये मैटी कला एक मूसा सैपिडियासा
DCA का। इसे मुख्य रूप से कन्याकुमारी जिले के, मतलब ये कुछ फसल से या कुछ होगा, पौधा वौधा, तो ये उगाने वाला कुछ है, तो वो आप देख लीजिएगा। हमें फ़िलहाल याद रखना है जदेरी नामकट्टी, फिर मैटी कला और चैदी बुट्टा साड़ी। ये साड़ी जो है वो हाथ से बनाई जाती है, ठीक है। इसमें रेशम और सूती, रेशम का और सूती का मिक्सर रहता है ये, तो ये तो 3 लोगों को मिला हुआ है, ये याद रखिएगा, बस हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किसने किया? तो BRO ने किया है। कहाँ पे किया है? तो ऊंची सड़क का निर्माण किया है उमलिंग दर्रा को पार करते हुए सड़क विश्व की सबसे ऊंची मीटर योग्य सड़क बन जाएगी। कौन सी? यह सड़क लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाई गई। तो कहाँ? लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाई गई है, ठीक है। इसका जो नामक, मतलब उस सड़क के नाम से क्या लेना देना, वो सड़क की लंबाई 19,400 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरेगी, इतनी ऊंची सड़क, ठीक है। किस डेमचोक सेक्टर में बनाई गई है? कौन सा दर्रा? उमलिंग ला दर्रा है, उसको ऊपर बनाई गई है, तो उसको पार करने में, ठीक है। BRO ने पहले भी इससे उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बाढ़ की जानकारी देने के लिए फ्लड वॉच ऐप आया है, ये किसने तो ऐसे ही पूछ लेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा बाढ़ की जानकारी के लिए लॉन्च किया गया है, तो फ्लड वॉच कर दें या फ्लड कुछ और कर दें, तो याद रखिएगा फ्लड वॉच जो है वहाँ पे एक ऐप एक है जिससे आपको वास्तविक समय की जानकारी मिलेगी, ठीक है, पूर्वानुमान पता चल जाएगा। नेक्स्ट है नौसैन्य युद्धपोत जो है विंध्यगिरि, इसका जला अवतरण किया गया है प्रोजेक्ट, ठीक है। ये है क्या? 17 के तहत इस पोत को युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया। मतलब का नहीं है, हमारे मतलब क्या है, 17 ये प्रोजेक्ट के तहत है। इसके तहत कुल 7 युद्धपोत का निर्माण होना था, जो विंध्यागिरि है वो छठा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस प्रोजेक्ट के नाम देख लीजिए, बाकी क्या क्या है, नीलगिरी, सारे पर्वतों के ही नाम है, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, ठीक है। तो ये तीनों, हवा हो चाहे ज़मीन हो चाहे जल हो, तीनों जगहों की चुनौतियों से निपटने में एकदम सक्षम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये देख लीजिएगा, ये 3 सबके नाम रखिए, सब पर्वतों पे ही हैं। संवाद भूमिका, संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान आपसे पूछ लेगा, ये ऐसे पूछ सकता है कि संवाद भूमिका, संवाद देश का क्या है ये? तो एक तरीके, एक क्या है, एक राष्ट्रीय मीडिया अभियान है ये, जो क्या बताएगा, संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान है। इसे किसने स्टार्ट किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ये क्या कि भूमि के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और जितनी भी भू संपत्तियां हैं उन मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जानकारी देना। तो राष्ट्रीय मीडिया अभियान है ये, ठीक है। किस किस को? भूमि अभिलेख और जितने भी मानचित्र उनका डिजिटलीकरण से लेकर, तो याद रखिएगा, मंत्रालय याद रखिए, ग्रामीण विकास। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गांव मायम, भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गांव मायम का एटलस जारी हुआ है। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास बताएगा, ये 12वीं शताब्दी के बारे में बताएगा। एटलस मायोम गांव होगा, ठीक है, उसके बारे में बताएगा कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसे सामाजिक स्थितियाँ थी, क्या सांस्कृतिक थी गतिविधियाँ, ये सब। तो ये भारत का पहला ग्राम एटलस है, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया, ये याद रखिएगा। अब टोटल 13 हो गई हैं, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जब से मिल गया अब ये 13 हो गई हैं। उसके बाद ONGC विदेश लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी बनी है, और नवरत्न कंपनी 14 हो गई है, जो अभी हाल ही में बनी है वो ONGC विदेश लिमिटेड, याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। महारत्न कितनी है? 13 और 14 ONGC वाली, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यही पूछ ले, जनधन खातों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 50 करोड़ के पार हो चुकी है, इस बात को याद रखना, बस ऐसा ही। हाल ही में किसने एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो टाटा समूह ने एयर इंडिया का
एयर इंडिया, या ऐसे पूछ लेंगे हाल ही में किसने अपना नया एयर जो सर्विसेज होती हैं उन्होंने अपना कौन सा किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया, तो याद रखिएगा टाटा एयर इंडिया ने, और नया लोगो का नाम है दिविस्टा। ठीक है, बस। चीन की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया हो गई, तो याद रखिए हाल ही में ऐसे ही पूछे एवरग्रांडे क्या है, तो ये चीन की एक बड़ी कंपनी और ये दिवालिया हो गई। आप पूछ ले हाल ही में चीन की कौन सी बड़ी कंपनी दिवालिया हो गई, तो ऐसे तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तैयार रहिए। भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी, तो जब भारत विकसित हो जाएगा, मतलब 2047 तक तो हमने भारत को विकसित का लक्ष्य रखा है, तो याद रखिएगा 7.5 गुना हो जाएगी, 7 गुना। ठीक, कब हो जाएगी, जब भारत विकसित हो जाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हो। 15 ब्रिक्स सम्मेलन याद रखना, जो 23 वाला हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, बस इतना याद रखिएगा, और इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, जिस प्रकार का आरओ का एग्ज़ाम आता है। हाँ, प्रधानमंत्री ने पूछ लेता है कि ये कहाँ के हैं, मिलान में दे देगा, तो याद रखिएगा कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट हैं, हुन, अब इसका शॉर्ट याद रखिएगा हुन कम्बो, ऐसे ही बार बार बोला करिए तो याद हो जाएगा, या मानेट कम्बो जैसे बोल पाओ, तो याद करने के तरीके हैं। रूस की एक कोर्ट ने गूगल पर 30 लाख रूबल का जुर्माना लगाया, तो ऐसे पूछ ले गूगल पर हाल ही में किस देश की कोर्ट ने जुर्माना लगाया, तो याद रखिएगा रूस की कोर्ट ने जुर्माना लगाया है इंटरनेट पर उपलब्ध कथित गलत जानकारी हटाने में विफल होने के लिए। बोला हुआ भैया हटा लो गूगल दादा, पर नहीं हटाए होंगे तो जुर्माना लगा दिया रूस ने। फिर इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान के मैटर में कुछ होता है, तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, अनवर उल हक काकर। ठीक है, अनवर उल हक काकर जो हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए हैं, मतलब बन गए हैं। इतिहास में सबसे कम उम्र के और 8वें अंतरिम प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे कम उम्र के हैं, और अगर कार्यवाहक देखा जाए तो ये 8वें हैं, मतलब 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मतलब चले गए। चंद्रमा के विषय में वही चंद्रयान 3 के विषय में, दक्षिण ध्रुव पर भारत क्या है, तो वही पता होना, सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश, चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग रूस और अमेरिका और चाइना, क्रम पूछ ले तो याद रखना पहले रूस है उसके बाद अमेरिका है। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना, नॉर्मली हम अमेरिका पहले याद रखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले रूस है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना है। ठीक, लेकिन ये पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर अगर किसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है, तो ये विश्व का पहला देश है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक विक्रम लैंडर था जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वहाँ से एक रोवर निकला, ठीक है, बाहर निकला, जो चंद्रमा की सतह की जांच वाँच करेगा, और ये हरिकोटा से उड़ान भरी थी। नेक्स्ट, मानवयुक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000, आपसे यही पूछ रहे मत्स्य 6000 क्या है, तो पहले तो मानवयुक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है मत्स्य 6000, जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई पर 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है, और किसने मिलकर, महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो बस इतना पूछेगा मत्स्य 6000 क्या है, तो याद रखिएगा मानवयुक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी। निराक्षी क्या है, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। क्या भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए स्वचालित रूप से अपने आप से चलेगा खदान का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने, जितनी भी खदान हैं उनको पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एक निराक्षी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, मतलब वो पानी के अंदर रहेगा और कुछ ऐसा होगा कि कोई चुनौती वाला कोई कुछ आ रहा है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अपने आप पता करके। ठीक है, और ये वहाँ के नौसैनिक जो भी खाने होंगे उनका सटीक पता लगाएगा, जैसे नहीं होते हैं हमारे दुश्मन होते हैं, मतलब पानी के अंदर ही कुछ करें नौटंकी, तो उसके लिए उन्होंने ये बनाया। जो खदानें होंगी, खदानों के सहारे पता चले घुसाएँ, ये सारी चीज़ें, तो उनका पता लगाएगा और उनको निष्क्रिय करेगा। ठीक है, ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने, वही खदानें जो हैं बारूदी सुरंगों वाला उनका। फिर आपसे पूछ लेगा माया क्या है, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत। तो साइबर सुरक्षा के लिए माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया है, और ये
सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा खुद का। माया ओएस ऑपरेटिंग से स्वदेशी रूप से विकसित है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी रक्षा मंत्रालय हैं सभी कंप्यूटरों में इंस्टॉल कर दिया। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपना ये माइक्रोसॉफ्ट ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में इंस्टॉल किया गया हमारा स्वदेशी माया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों जरूरी है? क्योंकि रक्षा की बात है, रक्षा मंत्रालय की बात है। ठीक है, तो ये तो आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का 5वां वाघ रिजर्व जो है, याद रखिएगा, धौलपुर करौल रिजर्व को मंजूरी मिली है। ये 5वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का 5वां है और देश का 54वां है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और इससे पहले राजस्थान का जो बना था, जो रामगढ़ विषधारी था, वो 52वां था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भारत में पहली बार हिमालयी जो गिद्ध होते हैं उनका कैप्टिव प्रजनन कराया जाए, उनको एक तरीके से उनके लिए प्रजनन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान कराना, भारत में पहली बार। ठीक है, तो कहाँ पे कराया जाएगा? असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित चिड़ियाघर है, वहाँ पे हिमालयी गिद्ध का वहाँ पे कैप्टिव प्रजनन होगा। बंदी प्रजनन का ये पहला मामला है। ठीक है, मतलब वही उनको बंद करके फिर प्रजनन का, ये विश्व में ऐसा दूसरा उदाहरण है जहाँ हिमालयी गिद्धों कैद में सफलतापूर्वक प्रजनन किया। अभी तक 2 लोगों ने किया है। ठीक है, फ्रांस पहला है, दूसरे हम हैं, ये याद रखिएगा। दो 2022 में एशिया में विश्व का सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्र, ऐसे ही पूछ ले, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की गई है, ऐसे पूछे विश्व का सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया। ठीक है, अफ्रीका दे दे, है ना, आपको घुमाने के लिए उत्तरी अमेरिका दे दे, है ना, या मान के मैक्सिको की खाड़ी दे दे, ऐसे तो याद रखिएगा अपना एशिया की है जो सबसे आपदा प्रवण क्षेत्र है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभी बताए थे, इंदौर जो हुआ था, इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्राण पोर्टल याद रखिएगा, ये वायु से रिलेटेड है, मतलब ये वायु सर्वेक्षण से। इंदौर लगातार 6 बार से देश में पहले स्थान पे है, 6 टाइम से याद रखिएगा, कभी कभी कूट में दे देगा 5वीं बार, तो 6ठी बार है ऐसा। और जो वो नंबर 1 2 है ऐसे 10 लाख की जनसंख्या वाला याद कर लो। पहला इंदौर, दूसरे नंबर पे आगरा है, तीसरे नंबर पे ठाणे है, बस 3 याद करने हैं, इंदौर, आगरा, ठाणे। तो पहले एमपी जाना है, फिर आपको अपने यूपी आगरा आना है, उसके बाद ठाणे मुंबई जाना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे। बार बार कहती हूँ, कम पढ़ना है उतना पढ़ना है, इस हिसाब से आरओ पूछा जाता है। इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण भारत जो है दक्षिण एशिया क्षेत्र में 6ठे स्थान पे आता है। ये पूछे कि इंटरनेट लचीलेपन के मामले में जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत किस स्थान पर आता है, तो भारत 6वें स्थान पे आता है, और कुछ नहीं करना। योजनाएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने वर्ष हो गए, तो याद रखिएगा 9 वर्ष हो गए हैं। कब प्रारंभ की गई है, तो 28 अगस्त 2014। कूट बना देगा या भूल देगा, हाल ही में किस योजना के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जनधन योजना के, या फिर ऐसे पूछे जनधन योजना के बारे में कुछ समझाएं, मतलब कथन सही करें, तो इसको हाल ही में 9 वर्ष हो गए हैं, और ये 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ थी, तो दोनों ही सही है, वो ऐसे करके कर लीजिएगा। 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया। अभी होता क्या, पढ़ते हैं तब पता चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, उसने 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत, मतलब 100 बनाए जाएंगे ऐसे, पहला अपना ABDM माइक्रोसाइट मिजोरम के आइजोल में लॉन्च किया। अब ये 100 माइक्रोसाइट परियोजना है क्या, वो देख लेते हैं। ये क्या है, इसके तहत निजी क्लिनिक होंगे और छोटे अस्पताल और प्रयोगशाला सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का ABDM सक्षम बनाया जाएगा, और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य प्रदान की जाएंगी। अब ADBM क्या होता है, ABM में सक्षम छोटे और मध्यम स्तर की जितनी भी सुविधाएं होंगी, जैसे क्लिनिक हो गया, नर्सिंग होम हो गया, हॉस्पिटल, मतलब कम से कम 10 बिस्तर वाला, प्रयोगशालाएं, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब हम 100 ABDM बना रहे हैं, उसके तहत पहला कहाँ, असम में, याद रखिएगा। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं वैसे याद होनी, मिजोरम में है। ठीक है, असम नहीं, मिजोरम। लखपति दीदी योजना क्या है, तो लखपति दीदी योजना याद रखिएगा, 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण,
ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है वो देख लीजिए। 23 को अभी अध्यक्षता में आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने इसको मंजूरी दी है। विश्वकर्मा योजना क्या है? इसका उद्देश्य कारीगर और शिल्पकार हैं उनके उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है। उनके जितने भी उत्पाद हैं उनको मोटिवेट करना है कि वो और अच्छा गुणवत्ता में सुधार लाएं, और उनकी डिलीवरी को बहुत अच्छा करना है ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो अच्छी से अच्छी गुणवत्ता दें और उनका रोजगार हो सके। ठीक है, उनको प्रमाण पत्र और आईडी सब दिया जाएगा। ठीक है, इसमें सब आएंगे, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, ये सब। भारत का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड का शुभारंभ किसने किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया, याद रखिएगा। पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, वो प्लास्टिक का नहीं होगा, पर्यावरण के अनुकूल होगा उससे, है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड डेबिट कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री से तैयार किया जाए, उस सामान पीवीसी कार्ड की अपेक्षा एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री। जैसे हमारा जो कार्ड होता है उसमें वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, लेकिन ये वाला पर्यावरण के अनुकूल होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होगा। यूपीआई लाइट से भुगतान की सीमा याद रखना, अभी हाल ही में ऐड आता रहता है यूपीआई लाइट, तो 200 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 500 कर दी गई है। तो उसमें क्या होगा, बस आपने स्कैन किया, तुरंत पेमेंट डाली, वहाँ पे आपको अपना यूपीआई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल दिखाया और बस ओके कर देना। ऐड आता रहता है ये, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा देखते रहना चाहिए। सार संक्षेप सेकंड उसमें देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैं वही बार बार कहती हूँ, कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, एग्ज़ाम जैसा आता है उस हिसाब से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। सितंबर कंप्लीट करा ही दिया है, ये अक्टूबर है तो अक्टूबर हो जाएगा, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस और 3 महीने करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।